हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है। बनाए होंगे आप लोग क्वेश्चन, और प्रॉपर्टी जो पिछला वीडियो में था उसे देखे भी होंगे, समझ में आया होगा। आज उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तब तो डिटर्मिनेंट छू मंतर खत्म। तो देखते हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। और इससे पहले आप लोग को प्रॉपर्टी पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है या यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वो सब प्रॉपर्टी का यूज ही करेंगे। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाकर प्रॉपर्टी देखो, और प्रॉपर्टी अगर अच्छा तरह से क्लियर हो जाए तब आकर प्रॉब्लम देखो। और बहुत लोग क्या है कि प्रॉब्लम देखते ही नहीं है, प्रॉब्लम बनाते ही नहीं है। तो भाई जी, प्रॉब्लम ही आएगा आपको एग्जाम में, प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो प्रॉब्लम पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। और प्रॉपर्टी हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम अच्छे से बने। तो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, प्रॉब्लम बनाए ही नहीं, तो एग्जाम में जाओगे तो प्रॉब्लम बनेगा भी नहीं। तो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम तो मैथ में करना ही है। मैथ क्या है, मैथ में तो प्रॉब्लम ही है। एग्जाम में तो प्रॉब्लम ही पूछता है। बहुत लोग है प्रॉब्लम से दूर दूर भागते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रॉब्लम से अगर तुम अभी भागोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है थ्योरी भी आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम ही पूछेगा। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना ही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम को अगर आप बना रहे हैं, आपसे नहीं बने, ट्राई कर किए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिर से अच्छे से देखेंगे, फिर सोचेंगे अरे नहीं बन रहा है। ऐसा भी तो नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन हर एक से बन ही जाए। नहीं बने तो उसके लिए टीचर है ना, जहां भी है टीचर है, टीचर से क्या करो कि पूछो कि सर ये वाला नहीं बन रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक आध क्वेश्चन नहीं बना तो उसके बाद आराम से सो गए कि चलो अब तो डिटर्मिनेंट बहुत हार्ड है भाई जी, बहुत हार्ड है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो नहीं, ऐसा होता है, दो चार क्वेश्चन हर किसी से बच ही जाता है, छूट ही जाता है, नहीं बनता है। नहीं बनता है टीचर से पूछो। लेकिन जहां तक मेरा उम्मीद है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा ही देते हैं, और आपसे क्वेश्चन नहीं बचता होगा और समझ में भी आता होगा। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम भी भरपूर प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, कि बोर्ड की एग्जाम में जब आए प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं हो, बड़े आराम से बना सके। और हो सके, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पे आप बना रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा हो। जैसे एक एक क्वेश्चन 10 मिनट का समय ले रहा हो, लेकिन वो 10 मिनट लायक नहीं है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन पे आप सोच रहे हैं, तो आप अगर गलती कर रहे हैं उससे भी आप सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं, डायरेक्ट कोई सही नहीं बना सकता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस करने का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं क्वेश्चन पे, आप ज़्यादा गलती नहीं कीजिएगा। स्टार्टिंग में गलती ही कीजिएगा, गलती कीजिएगा तभी सीखिएगा, डायरेक्ट कोई सही नहीं सीखता, पहले गलती से ही सही होता है। तो खूब गलती कीजिए, और एक ही गलती को बार बार मत कीजिए। अब ऐसा नहीं कि मालूम है कि गलती किए हैं, उस मोहल्ला में नहीं जाना है, पिटा जाएंगे, फिर जानबूझकर उसी मोहल्ला में जाएंगे तो नहीं, पिटा ही जाओगे। तो एक ही गलती को बार बार नहीं करना है। अब क्वेश्चन हम ट्राई किए और हम इस प्रोसेस से चले, लेकिन उस प्रोसेस से हमें आंसर नहीं मिला, तो नहीं मिला तो क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस पे आएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस से आंसर नहीं मिल रहा है तो बार बार उसी मेथड से उसी प्रोसेस से जा रहे हैं। तो हुआ एक ही गलती को बार बार करना। यानी कि अगर एक बार गलती हो जाए, क्वेश्चन अगर इस प्रोसेस से नहीं बन रहा है तो दूसरा तरीका से सोचेंगे। और जितना आप सोचिएगा उतना ही आपको प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम बनाइएगा, उस पर आपका पकड़ बढ़ेगा। तो बनाइए प्रॉब्लम, खूब बनाइए प्रॉब्लम। तो कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ करवा देते हैं, उसके बाद आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है, वो इसको देखने के बाद अगर आप जाकर बनाते हैं तो बड़े आराम से सोच पाइएगा। और प्रॉब्लम को कैसे सोचना है इसके लिए भी तरीका होना चाहिए, वही तरीका अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बनाते समय। देखिए, कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर प्रूफ करो, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके और बिना एक्सपेंड किए हुए।
तो आप लोग को तो मालूम है कि हम एक्सपेंड करके भी जीरो ला सकते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हम एक्सपेंड करके इसका वैल्यू दिखा सकते हैं कि जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है कि हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना ही नहीं है, प्रॉपर्टी का यूज करना है और वो एक्सपेंड नहीं करना है, तब इसका वैल्यू जीरो बताना है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब हम प्रॉपर्टी बता रहे थे तो प्रॉपर्टी में आपको याद होगा कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो कब होता था, किस किस प्रॉपर्टी में होता था। तो उसके लिए था कि किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो कब होगा, तो किसी रो का सारा एलिमेंट या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा, अगर डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इक्वल हो गया तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और फिर एक था कि अगर डिटरमिनेंट का सभी रो या सभी कॉलम अगर एपी में आ जाए तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो जो तीन कॉन्सेप्ट है, जिसमें तीन प्रॉपर्टी है, जिसमें डायरेक्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, तो हमें यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड पे देख रहे हो तीन क्वेश्चन, और इसमें सबका वैल्यू हमें जीरो ही लाकर दिखाना है। इसका मतलब कि जो तीन है इसी तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रहा होगा और ये सब क्वेश्चन बन रहा होगा। मतलब कोई एक रो का सारा एलिमेंट या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो कर देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, या कोई दो रो आपस में इक्वल या दो कॉलम आपस में इक्वल या प्रोपोर्शनल तो भी जीरो हो जाएगा, या सभी रो या सभी कॉलम एपी में हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। तो अब यही आपको सोचना है कि आखिर इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखो, यही जो तीन कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में भी रखना है, तीन प्रॉपर्टी को ही दिमाग में रखना है कि कोई दो रो को आपस में इक्वल कर दे, कोई एक रो का सारा एलिमेंट या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो कर दे, या एपी में दिखा दे तो भी जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा यूज हो सकता है। तो एलएचएस, देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ 17 है, तो 17 का फैक्टर है यह, यानी 102 को लिख सकते हैं ना, 17 इंटू 6 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। उसके बाद 1 3 7 17 3 6। अब क्या किए कि कॉमन ले लिए, टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम R1 से क्या किए कि 6 कॉमन ले लिए। और आपको मालूम है कि अगर कॉमन लेना होता है तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट से या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में हमें 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचेगा 17, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, फिर 1 3 7 17 3 6। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि R1 और R2 क्या हो गया, सेम हो गया। तो जैसे ही R1 और R2 सेम हो गया तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लग गया कि दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो वैल्यू डिटरमिनेंट का जीरो होता है। तो 6 इंटू इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल देंगे, जीरो, इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह R1 और R3 आपस में सेम है। जब दो रो आपस में सेम हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि बस यही सोचना था कि किसी तरह दो रो को आपस में हम सेम कर दे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू जीरो करना है तो LHS है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब यहाँ पे भी वही जीरो लाना है, मतलब कि कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करें, तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें कि फर्स्ट रो में अगर सेकेंड रो को ऐड कर दें, यानी क्या कर रहे हैं कि R1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे, तो R1 में R2 को ऐड कर दे रहे हैं। यह प्रॉपर्टी 9 यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 9 आप जानते होंगे कि प्रॉपर्टी 9 वहां बहुत इंपॉर्टेंट था, और बोले थे कि प्रॉपर्टी 9 से किसी रो या किसी कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के लिए किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, या कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे हम क्या किए कि R1 में R2 को ऐड किए, क्यों किए अभी समझ में आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा अभी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले ले तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और दोनों जगह 1 आ गया, और यहाँ भी R3 में भी सभी जगह 1 दिखाई दे रहा है, तो दो रो आपस में इक्वल हो जाएगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 लिख लेना अपना। तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1, यानी यहाँ से क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका वैल्यू हो गया 0। क्यों 0? क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे R1 और R3 आपस में सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। चलो नेक्स्ट, इसका भी वैल्यू 0 ही लाना है। वही काम करो, देखो कोई दो रो या दो कॉलम को सेम बनाकर होता है कि नहीं। 0 आ रहा है मतलब जरूर लगेगा। क्वेश्चन जो है पहले ही तुमको हिंट दे रहा है कि इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है, इसका मतलब जरूर दो रो या दो कॉलम 0 होना ही है, सॉरी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल होना ही है। ये क्वेश्चन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि थोड़ा सा सोचो और दो रो या दो कॉलम को इक्वल कर दो, हो जाएंगे हम 0। चलो देखो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 1 है 1 1, बी सी सी ए बी, मल्टीप्लाई करके लिखो ए बी प्लस बी सी, यहाँ बी सी प्लस ए बी, यहाँ ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें कि कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दें, तो कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ भी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यानी कॉलम 3 का सारा एलिमेंट बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और उसको जब कॉमन ले लेंगे तो सभी जगह 1 आएगा, और कॉलम 1 में भी सभी जगह 1 है। डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वही अभी करो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं R3 को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं R3 में R2 को ऐड कर रहे हैं। क्यों R3 में R2 को ऐड किए? तो इसलिए ऐड किए क्योंकि सभी जगह कॉलम 3 के एलिमेंट में, सॉरी कॉलम 3 R3 नहीं कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड किए। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 1, बी सी सी ए बी, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अच्छा यहाँ ए सी है, ए बी प्लस ए सी, यहाँ भी कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब क्या करो, कॉमन ले लो कॉलम 3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो जो कॉमन लेंगे वो बाहर लिख दिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो डिटर्मिनेंट में बचेगा 1 1 1, बी सी सी ए बी 1 1 1। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू इसका वैल्यू 0, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल हो गया, यानी फाइनली 0, यानी RHS यहाँ से प्रूफ हो गया। तो ठीक है, समझ में आया हुआ है सब क्वेश्चन, छाप लो। चलो देखो 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर यानी जस्ट इससे पहले जो हम लोग देखे थे कि प्रॉपर्टी यूज करके और बिना एक्सपेंड किए हुए हमें प्रूफ करना है, तो उसी का 4th नंबर है। कह रहा है इसका वैल्यू 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में और है दिया गया कि वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां पे ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। नहीं कह रहा है कि इसका वैल्यू 0 होगा, प्रूफ करो जहां पे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है। तो जैसे ही ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में जो पढ़े हैं वो याद आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़े थे कि अगर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। ये आपको याद आना चाहिए, 11th में पढ़े होगे, याद आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक एक्सरसाइज ही था पूरा का पूरा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, इसको ध्यान में रखना। चलो, तो इतना दे दिया कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। अब इसका हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ प्रूफ करेंगे। यहाँ क्या है 1 LHS में 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब हमें चूंकि पहले से ही मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो देखो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना के, क्योंकि अगर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर हम R1 में क्या करें, R2 और R3 को ऐड कर दे, तो R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी वही बनेगा और यहाँ भी वही बनेगा। तीनों जगह यानी रो 1 के तीनों एलिमेंट में बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तीनों जगह जैसे ही वो बना यानी तीनों जगह 0 आ जाएगा। क्यों 0 होगा? इस प्रॉपर्टी से। अब एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो वही करो प्रॉपर्टी यूज, R1 को चेंज करो, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किए, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ R1 में आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी सब है जीती ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब क्या होगा, तो इन तीनों का वैल्यू 0 होगा, 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 जो RHS है। 0 क्यों हो गया? क्योंकि रो 1 का सारा एलिमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था। बोल दिया था कि इसका वैल्यू 0 प्रूफ करो, लेकिन यहाँ ये भी था कंडीशन कि प्रॉपर्टी यूज करना है और एक्सपेंड नहीं करना है। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये हमें मालूम है पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर से जो 11th में पढ़े हैं। तो जैसे ही इतना दिखा तो दिमाग में भी हिंट करना चाहिए कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अगर वो बन जाएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, और जब 0 होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ तो क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है कि R1 में R2 और R3 को ऐड करेंगे तो R1 के सारे एलिमेंट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोई कहे कि नहीं हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा। कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करोगे तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो भी वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो या तो रो में प्रॉपर्टी यूज करो या कॉलम में प्रॉपर्टी यूज करो, दोनों तरफ से क्या होगा, वैल्यू 0 ही आएगा, मतलब कि सेम ही आएगा। जैसे भी करना है कर लो, बस आंसर आना चाहिए, तरीका सही हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कर है यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट, कर है कि प्रॉपर्टी का यूज करके इसका वैल्यू इतना होगा, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे 4 क्वेश्चन, जो भी एक यहाँ है और जो 3 क्वेश्चन मिटा दिए, तो जो 4 क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था कि कह रहा था कि प्रॉपर्टी यूज करना है और एक्सपेंड नहीं करना है और प्रूफ करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केवल बोल रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करो। इसका मतलब कि हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ेगा तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन सब में क्या था कि पूरा का पूरा हमें रोक दिया था कि नहीं भाई एक्सपेंड मत करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो एक्सपेंड करना ही नहीं था, तो एक्सपेंड नहीं किए। यहाँ पे तो क्या कर रहा है कि केवल प्रॉपर्टी यूज करो, कर रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करो। इसका मतलब कि हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा आसान बना लेंगे डिटर्मिनेंट को और उसके बाद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब आसान बना लेंगे डिटर्मिनेंट को, इसका मतलब कि जब भी अगर एक्सपेंड करना, हमें मालूम है कि एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें यहाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करके तब एक्सपेंड करेंगे। तो आपको मालूम है कि जब भी अगर एक्सपेंड करना हो तो 9 नंबर प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक रो में मैक्सिमम 0 आ जाए या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाए। तो किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाएगा तब उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। या आपको याद होगा प्रॉपर्टी 9 जब पढ़ा रहे थे
उस समय बताए थे कि प्रॉपर्टी 9 का यूज करके हम लोग कोशिश यही करते हैं कि किसी रो में या किसी कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ जाए, और जिसमें मैक्सिमम जीरो आएगा उसके लॉन्ग एक्सपेंड करके उसके बाद वैल्यू बताएंगे। तो क्या, तो वही करेंगे, मैक्सिमम जीरो लाएंगे। और वहां पे वो भी बताए थे कि प्रॉपर्टी 9 यूज करते समय ऐसा नहीं करना है कि सभी कॉलम या सभी रो को डिस्टर्ब कर देना है, कम से कम एक को ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम जीरो हमें मिले किसी रो या किसी कॉलम में। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम R2 में R1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और फिर अगर R3 में भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। इन दोनों जगह जीरो आ जाएगा, और कॉलम रो को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि तीनों को तो एक साथ नहीं कर सकते ना चेंज। तो वही करो, LHS में बात कर रहे हैं हम लोग। LHS में कर क्या रहे हैं, तो R1 में R2 को चेंज किए, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किए, फिर R3 को भी चेंज किए, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, R2 में R1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ जीरो आ जाए। और R3 में भी क्या किया, R1 को ही सब्ट्रैक्ट किए क्योंकि यहाँ जीरो आ जाए। जब जैसे ही दोनों जगह जीरो आ जाएगा तब हम इस कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। चलो देखो, अब R1 तो एज इट इज है, उसको कुछ नहीं किए हैं, नहीं तो बवाल हो जाएगा, तीनों रो को नहीं करना है डिस्टर्ब। चलो अब इसमें R2 में R1 सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो, यहाँ b माइनस है, यहाँ होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर R3 में भी R1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ होगा जीरो c माइनस b c स्क्वायर c माइनस a, फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो अब कर दो C1 के लॉन्ग। ठीक है, तो वो भी लिख दो, अगर लिखना है तो, बात बनाना है तो लिख दो एक्सपेंडिंग एलोंग C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो पहले इस एलिमेंट के पास आएंगे, फिर इसके पास, फिर इसके पास जाकर क्या करना है एक्सपेंशन में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आए तो इसका साइन ऑफ पोजिशन लेंगे इनटू ये वाला एलिमेंट, तो इसका साइन ऑफ पोजिशन प्लस ही होता है, इसमें ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डिटर्मिनेंट, ये वाला और ये वाला डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा तो b माइनस ए, यहाँ है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो चलो इसको लिख दिए b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए। तो ये वाला और ये वाला डिलीट करने के बाद फिर यहाँ क्या होगा c माइनस ए, उसी तरह अच्छा लगने के लिए यहाँ भी लिख दो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो से b माइनस ए कॉमन है और सेकेंड रो से c माइनस ए कॉमन है, तो फर्स्ट रो से b माइनस ए और सेकेंड रो से c माइनस ए कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा, तो यहाँ 1, यहाँ बचेगा b प्लस ए, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ बचेगा c प्लस ए। अब करो एक्सपेंड b माइनस ए c माइनस ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए माइनस b प्लस ए। अब यहाँ से a और a खत्म, तो बचा क्या, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू यहाँ क्या बचेगा c माइनस बी। हमें लाना क्या है, a माइनस बी लाना है, तो a माइनस बी लाना है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस बी बन जाएगा। फिर b माइनस सी लाना है, यहाँ c माइनस बी है तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस सी आ जाएगा। फिर c माइनस ए लाना है, यहाँ c माइनस ए ही है उसको ऐसे ही रखे, माइनस माइनस हो गया प्लस, और हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इक्वल टू RHS। ठीक है, तो समझ में आया होगा, छापिए। चलो एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। चलो देखो, यहाँ पे भी क्या करो, तो वही यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो रो 1 के कम से कम 2 एलिमेंट को क्या करो, जीरो बना दो, फिर उसके लॉन्ग एक्सपेंड करो। तो जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हो, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जीरो बन जाएगा। फिर कॉलम 3 में कॉलम 1 को फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ जीरो हो जाएगा। इन दोनों जगह जीरो हो जाएगा, उसके बाद रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो,
कैलकुलेशन कम हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगा। जो क्वेश्चन का डिमांड है कि प्रॉपर्टी यूज करना है तो प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगा। चलो एलएचएस में कर क्या रहे हैं, तो कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं। क्या किए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, फिर कॉलम 3 को भी चेंज कर रहे हैं। क्या किए, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किए, तो हमारा एलएचएस क्या हो जाएगा। तो कॉलम 1 तो एज इट इज है, सभी को नहीं डिस्टर्ब करना है, बार बार हम बोल रहे हैं। तू भी बोल रहे हो कि पक गए, हम भी सुन सुन के कि नहीं करना है, समझ में आ गया एक बार, तो बार बार दोहरा दोहरा के दिमाग खराब कर रहे हैं। चलो चलो, कॉलम 1 तो एज इट इज है, 1 a यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किए, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किए, 1 - 1 0, यहाँ पे b - a, यहाँ bq - aq, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा c - a, यहाँ cq - aq। फिर क्या करो, तो वही 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 समझ में आ गया। क्या करना है, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो लिखना है तो लिख लो, थोड़ा बात बनाने के लिए एग्जामिनर पूछ रहे कि खूब लिखा अच्छे से। किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दे, रो 1 के लॉन्ग, तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला तो खत्म हो गया, तो b - a, यहाँ बचेगा c - a, यहाँ aq नहीं, यहाँ aq थोड़ी बचेगा, bq - aq, और यहाँ cq - aq। अब यहां से क्या करो कि फॉर्मूला यूज कर दो। जैसे यहाँ क्यू और यहाँ क्यू दोनों जगह क्यू दिख रहा है, तो इसको देख के दिमाग में ही फॉर्मूला आ जाएगा एक्स का। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाला फॉर्मूला यूज कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो बी माइनस ए, यहाँ बी क्यू माइनस ए क्यू को इसी फॉर्मूला पे अगर हम ले जाएं तो क्या होगा, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। फिर यहाँ क्या होगा, c माइनस ए, यहाँ क्या होगा c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम से b माइनस ए कॉमन, तो चलो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम c1 एंड टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम 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 कहाँ से c2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। कॉमन गया वो कहाँ उड़ा दिए हो सर जी, वो भी लिख लो, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। चलो क्या हो जाएगा, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और मल्टीप्लाई करो दिस माइनस दिस। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई, तो b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ कटेगा पिटेगा, हाँ ए स्क्वायर कट गया, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ कर दो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ, प्लस ए सी और माइनस ए बी एक साथ, ए सी माइनस ए बी एक साथ कर दो। क्यों किए हैं, क्योंकि कॉमन आ जाएगा ऐसे। तो b माइनस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला, तो पढ़ा होगा रामायण में महाभारत में वही फॉर्मूला। चलो यहाँ से क्या किए, ये कॉमन ले लिए, तो कितना c माइनस बी। अब c माइनस बी यहाँ से, c माइनस बी यहाँ से, सबको बाहर निकाल लो, तो b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा c प्लस बी और प्लस ए। बहुत ही मेहनत करवाया। अब यहाँ से हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या लाना है, a माइनस बी,
तो चलो b माइनस ए है, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा। फिर b माइनस सी लाना है तो यहाँ c माइनस बी है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ b माइनस सी बन जाएगा। तो यहाँ का माइनस नलीफाई कर देगा, मतलब बैलेंस कर लेगा, प्लस बना लेगा। तो बचेगा क्या फाइनल, तो a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी, और ये बेचारा c माइनस ए हमेशा आ रहा है ठीक ही ठाक, तो c माइनस ए इंटू क्या बचा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू RHS। हेंस प्रूफ, वहां से प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो पहले क्या किए, प्रॉपर्टी यूज किए। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड किए और थोड़ा सा कैलकुलेशन गया। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से सब हो गया। तो क्या छापो, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू इतना होगा। अगर हम एक्सपेंड करके केवल चले, क्योंकि बोल रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करके हमें प्रूफ करना है, मतलब कि एक्सपेंशन के लिए तो मना नहीं किया क्वेश्चन, यानी एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी यूज करके। तो अगर केवल एक्सपेंड करके जाएं और इतना प्रूफ करने के लिए जाएं तो बहुत लेंदी चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग हाथ पैर मारेंगे, दिमाग मारेंगे, थोड़ा देखेंगे कि आखिर क्या किया जाए। तो जब भी अगर क्वेश्चन में ज़्यादा अगर दिक्कत हो, तो जैसे इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 1 1 1 दिखाई दे रहा था, तो क्या किए कि जैसे ही 1 1 दिखाई दे रहा था तो किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो ला देते थे, उसके लोग एक्सपेंड कर देते थे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करें तो यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा। तो ऐसे भी नहीं हो सकता। अगर कॉलम 1 में हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करें तो भी क्या होगा, तो यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ बनेगा, यहाँ अलग बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और उसी तरह यहाँ भी अलग बनेगा। अगर सेम चीज सब जगह बन भी जाता तो उसको कॉमन निकाल लेते, तब 1 1 1 सब जगह आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो क्या करो कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो करो क्या कि एक रो में ए, दूसरे रो में बी और तीसरे रो में सी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ ए बी सी है। ऐसा नहीं कि अगर एक्स वाई जेड है तो ए बी सी ही कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ ए बी सी इसलिए फर्स्ट रो में ए को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में बी और थर्ड रो में सी। और मल्टीप्लाई करने के बाद रो में अगर आप मल्टीप्लाई किए हो तो कॉलम से अब ए कॉमन लेंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से सी। जैसे इतना करोगे तुमको फटाक फटाक दिख जाएगा कि हाँ अब क्या करना है। तो सुनो बात एक बार फिर से, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो इधर उधर घुमा के, मतलब रो 1 में रो 2 रो 3 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सेम चीज अगर नहीं बन पा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर आएंगे। पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा इस क्वेश्चन पे देखने में। यहाँ पे अगर हम क्या करें कि रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर दे, तो a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c ऐड होगा, तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बना लेगा वही, इसमें ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो यहाँ बना लेगा भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी बना लेगा a प्लस बी प्लस सी। अब रो 1 के तीनों जगह a प्लस बी प्लस सी बना लिया, तो रो 1 से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1 1 1 दिखाई देगा तीनों जगह। जब तीनों जगह 1 आ गया तो दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे 9 नंबर प्रॉपर्टी फिर यूज करके, और उसके अलग एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले इसी पे, तब इस पे देखेंगे। तो एलएचएस वही करना, एलएचएस में करना क्या है, एलएचएस में कर क्या रहे हैं, तो R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बना लेगा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें भी ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी सब तो एज इट इज बी माइनस सी, सॉरी 2b, बी माइनस सी माइनस से, यहाँ पे भी हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा 2c, c माइनस a माइनस बी। अब क्या करो, a प्लस बी प्लस सी
फर्स्ट रो से कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बना लेगा 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए, फिर यहाँ भी 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करो, तो वही यहाँ तीनों जगह 1 दिखाई दे रहा है तो उसमें 2 जीरो बना दो। 2 जीरो बनाने के लिए क्या किए, चलो यहाँ बना दिए और यहाँ बना दिए। अब कहोगे कि बार बार आप यही बना रहे हो, यहाँ भी तो बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, इसको छोड़ लेंगे, कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। इन दोनों को जीरो यहाँ बना रहे कि पहले अगर R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमें पहले ही मिल जाए, बाकी सब जीरो है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसलिए कर रहे हैं। ऐसे कर सकते हो, वैसे भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो टेंशन नहीं लेना है। तो चलो कॉलम 2 को चेंज किए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 को चेंज किए, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, यहाँ से क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 तो एज इट इज रख रहे हैं ना, तो उसको तो एज इट इज लिख दो, 2 1 2b 2c, यहाँ बचेगा 0। क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 में कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ 2b है तो एक b कट जाएगा और बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको थोड़ा ऐसे लिख दिए, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये वाला जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें जब ए वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और क्या किए, माइनस कॉमन लेके इतना लिख दिए हैं। फिर 2c माइनस 2c, यहाँ भी आ गया 0, फिर 1, और कॉलम 3 में कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 माइनस 1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ c माइनस ए माइनस बी में 2c होगा तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो बहुते जीरो मिल गया। तो किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर दो। तो ईमानदारी करते हैं क्वेश्चन के साथ, पहले सोचे थे कि R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो अभी भी R1 के ही ए लॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो C2 के लॉन्ग भी कर सकते हो, 2 जीरो है, C3 के भी लॉन्ग कर सकते हो, वहाँ भी 2 जीरो अवेलेबल है, दोनों जगह से आसानी होगा। तो कर दो, इधर लिख दे रहे हैं यानी यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड कर दो तो 1, चलो इंटू 1 इंटू ए वाला और ये वाला डिलीट होगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 0 0, फिर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस 0 मतलब इतना माइनस 0। अब क्या होगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा और फाइनली आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस एक हिंट मिलना चाहिए कि आखिर करे क्या क्वेश्चन में। और तुम लोग अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी दिखने लगेगा कि ऐसे करें। तो इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। जैसे वहां पे क्या था कि अगर हम R1 में R2 और R3 को ऐड कर दिए तो हमें a प्लस बी प्लस सी R1 के सारे एलिमेंट में दिख गया। अब वहां से कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद 1 1 1 दिखाई दिया, तब 0 बनाना है। ये R1 में आसान रहा, 2 जगह 0, और तब उसके बाद एक्सपेंड किए, आसान हो गया। यहाँ पे अगर वैसे ही अगर सोचने जाए कि सेम टर्म बनेगा क्या, तो अगर आप R1 में R2 और R3 ऐड करोगे तो तीनों जगह अलग अलग बनेगा। देखो करके, तीनों जगह अलग अलग बनेगा। C2 में या C1 में अगर C2 और C3 को ऐड कर दोगे तो भी कॉलम 1 के सभी एलिमेंट में अलग अलग ही एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें सेम क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे सेम टर्म सब जगह मिल रहा था तो कॉमन ले लिए, उसके बाद आसान हो गया, लाइफ इजी हो गया। यहाँ तो ऐसा है नहीं, रो के तरफ से भी देख लिए, कॉलम की तरफ से भी देख लिए। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो करना क्या कि जैसे यहाँ वेरिएबल जैसे जो यूज हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी A B और C यूज हुआ है, तो जब भी अगर ऐसा है तो करना क्या कि एक रो में A, दूसरे रो में B और तीसरे रो में C मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद
अगर आप रो में मल्टीप्लाई किए हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो से ए, सेकेंड रो से बी और थर्ड रो से सी कॉमन ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे रो में और कॉमन लेंगे कॉलम से, या अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कॉलम में तो कॉमन लेना रो से। ऐसा करोगे और इतना करते ही तुम्हें क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के अब दिखाई देने लगेगा कि अब बन गए। देख लो करके। तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई ए इन R1, रो में ही कर दे रहे, कॉलम से कॉमन ले लेंगे, बी इन R2 और सी इन R3 और कॉमन ले लो, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें ए मल्टीप्लाई किए हैं तो ए क्यू प्लस ए यहाँ बना लेगा, ए स्क्वायर बी यहाँ बना लेगा, ए स्क्वायर सी, सेकेंड में बी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी यहाँ हो जाएगा, बी क्यू, अच्छा ए बी सी नहीं, यहाँ बी कर रहे हैं ना, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बी क्यू प्लस बी यहाँ हो जाएगा, बी स्क्वायर सी, इसमें सी कर रहे हैं तो सी स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा, सी कर रहे हैं तो सी स्क्वायर बी और यहाँ हो जाएगा सी क्यू प्लस सी। ठीक है, अब फर्स्ट में ए किए मल्टीप्लाई, सेकेंड में बी किए और थर्ड में अगर आप सी किए तो मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि केवल मल्टीप्लाई कर दिए रो में काम हो गया, मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस भी करना होगा। तो 1/ABC ले लिए, ये 1/ABC क्यों आ रहा है, ध्यान दीजिए, बाहर 1/ABC क्यों मल्टीप्लाई किए, तो बैलेंस करने के लिए। तो क्या बैलेंस करने के लिए, तो फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई किए हो तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/A, सेकेंड रो वाले को 1/B और थर्ड वाले को बैलेंस करने के लिए 1/C, क्योंकि ए बी सी आप बाहर से जाकर मल्टीप्लाई किए हो। अब क्या करो, वही जो बोले थे, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 और सी फ्रॉम C3, यानी फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लेंगे, सेकेंड से बी कॉमन लेंगे और थर्ड से सी कॉमन लेंगे। पहले ही हम बोल के आए थे कि रो में अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन अगर ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो रो में मल्टीप्लाई करो, एक में, दूसरे में बी, तीसरे में सी और कॉलम से कॉमन ले लो। अगर एक्स वाई जेड होता तो एक में एक्स, दूसरा में वाई, तीसरा में जेड मल्टीप्लाई करते। चलो पहला से ए कॉमन लेंगे, पहला कॉलम से, तो पहला कॉलम से ए कॉमन ले लो, तो ए बी सी तो पहले से था ही। ठीक है, डिनोमिनेटर में पहला से ए कॉमन, सॉरी फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड से बी और थर्ड से सी कॉमन लेंगे तो फिर ए बी सी बाहर निकल के आएगा और क्या होगा, ए बी सी इंटू डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, तो यहाँ से तो ए कॉमन लिए हो तो ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ए कॉमन लिए हो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए ही कॉमन लिए हो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ से बी कॉमन लिए हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, बी एस, यहाँ से तो बी कॉमन लिए हो ना तो बी स्क्वायर प्लस 1, तो बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से भी बी कॉमन लिए हो तो आ जाएगा सी स्क्वायर, फिर यहाँ से सी कॉमन लिए हो तो आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें हिंट दे दिया क्या, कि अगर हम क्या करें, अगर हम रो 1 में R1 में R2 और R3 को ऐड कर दें तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बना लेगा क्या, ये दोनों ऐड हो रहा है तो यहाँ बना लेगा 1 + A² + B² + C², यहाँ पे भी वही बनाएगा और यहाँ पे भी वही बना लेगा। जब तीनों जगह सेम बना लेगा, लगा तीर निशाने पे कॉमन लेंगे, 1 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे और फिर एक्सपेंड कर देंगे। बोले तो समझ में आया, ज्यादा फास्ट नहीं ना कर रहे हैं। चलो एक कैंसिल होके 1 हो गया तो यहाँ पे होगा 1 + A² + B² + C², यहाँ भी होगा 1 + A² + B² + C², यहाँ भी 1 +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कितना बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करो, कॉमन ले लो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, कहाँ से, R1 से, R1 से कॉमन लिए, बचेगा क्या 1 1 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1, दो जगह जीरो बनाओ, चलो इसको ऐसे ही रख रहे हैं, इसको और इसको जीरो बना रहे हैं, इसलिए कॉलम 2 को चेंज किए, कैसे, कॉलम 2 में कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किए और कॉलम 3 को चेंज करके कॉलम 3 में भी कॉलम 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आ जाएगा, पहले से था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ तो एज इट इज है 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 1 0, फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 0, फिर हो जाएगा 1। अब कर दो इसको एक्सपेंड किसके एलोंग, तो R1 के एलोंग, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट, ए वाला और ए वाला डिलीट होगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी फाइनली होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। छापिए, देखो 5th नंबर एग्जाम्पल कह रहा है इसका वैल्यू इतना प्रूव करना है, तो यहां से अगर हम क्या करें, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहां बन जाएगा, यहां बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, यहां हो जाएगा 0। फिर अगर हम R2 में R3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ भी बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इन दोनों रो को हम चेंज कर दे रहे हैं वैसे। अब बाकी R3 को क्या कर रहे हैं कि वैसे ही छोड़ रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म में, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि हमें एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है कि बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो सोल्यूशन R1 को चेंज किए R1 माइनस R2 और R2 को चेंज किए R2 माइनस R3। तो चलो LHS क्या बना लेगा, LHS इक्वल टू यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ क्या होगा, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि बचेगा क्या, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन ले लिए इतना, यहाँ बचेगा 0। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ कितना आएगा वाई जेड एक्स, यानी यही आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ पे जेड, यहाँ x, और ये वाला है जीटी जेड प्लस एक्स प्लस 2y, क्योंकि ये को ऐसे ही ओरिजिनल फॉर्म में छोड़ा जाता है। अब क्या करो कि फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 0 में तो 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह सेकेंड रो से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो लिख दो टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, बाहर आ जाएगा और क्या बना लेगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 0, यहाँ बचेगा 0 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, कुछ इतना है। अब यहां से मैं और 0 ला सकते हैं क्या, अगर इसके लॉन्ग एक्सपेंड किया R1 के लॉन्ग तो एक ही 0 मिल रहा है, सॉरी R1 ये वाला है, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे एक ही 0 मिलेगा, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो भी एक 0 मिलेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो एक आध 0 और ला सकते हैं क्या, तो एक आध 0 और ला सकते हैं। कैसे, अगर हम क्या करें
R3 को चेंज कर दे और R3 में से R1 को सबट्रैक्ट कर दे, लेकिन Z से मल्टीप्लाई करके, मतलब R1 में Z मल्टीप्लाई करके जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे तो Z, और इसमें Z मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या बना लेगा? 0। ठीक है, तो कर लो, कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू R1 R2 तो एजीटी जो पहले था 1 -1 0 0 1 -1। फिर क्या कर रहे हैं? तो R3 में R1 को सबट्रैक्ट करें Z से मल्टीप्लाई करके, तो Z और माइनस Z क्या हो जाएगा? 0। यहाँ x, और ये वाला इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं Z से मल्टीप्लाई करके, तो x, और ये वाला आएगा माइनस माइनस Z, यानी हो जाएगा x प्लस जेड, x प्लस जेड। और यहाँ क्या बना लेगा? तो Z मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा Z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब देखो हमें 0 मिल गया, एक और 0 मिल गया, किसके लॉन्ग? C1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंड कर दो C1 के लॉन्ग, तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू 1 इंटू ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो 1 -1 x प्लस जेड, और यहाँ z प्लस x प्लस 2y। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू दिस माइनस दिस, यानी z प्लस x प्लस 2y, फिर माइनस माइनस x प्लस जेड, तो माइनस ऑफ माइनस x प्लस जेड कितना होगा? प्लस x प्लस जेड। ठीक है, यानी यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे अगर तुम देखो तो 2x है, 2y है और 2z है, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z। क्या करो, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इस 2 कॉमन लिए उसको बाहर ले लिए, और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, क्या बना लेगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू RHS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। छाप लीजिए अब वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ए बी सी पॉजिटिव है और अनइक्वल है, मतलब आपस में इक्वल नहीं है, तो कह रहा है कि सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज निगेटिव। कह रहा है कि ए बी सी, सॉल्यूशन में कह रहा है कि ए बी और सी 0 नहीं है, और ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव भी है, आपस में इक्वल भी नहीं है। तो हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो चलो देखते हैं क्या करें। तो ए बी सी ए बी, यहां से क्या किए? R1 को चेंज किए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बना लेगा? क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बना लेगा। आप चाहो तो कॉलम 1 में ही कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ लो, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी यहाँ और यहाँ बना लेगा। ठीक है, तो रो में कर रहे हैं, कॉलम में भी कर सकते हो, वही आएगा। तो क्या होगा? यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। अब क्या करो? a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा? कॉमन लिए तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा 1 1 1 बी सी ए बी। अब क्या करो? तो वही मैक्सिमम 0 ला दो, तो R2 में R1 सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 0, R3 में फिर R1 सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 0, तो R2 को चेंज करो, R2 माइनस R1, R3 को भी चेंज करो, R3 माइनस R1, यानी यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बी सी, तो चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला चेंज होगा, तो 0 b माइनस सी a माइनस सी, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 1 0 a माइनस बी और b माइनस सी। अब एक्सपेंड कर दो, किसके लो? R1 के लो, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू ए वाला और ए वाला डिलीट होगा, तो b माइनस सी a माइनस बी, a माइनस सी और b माइनस सी।
यानी ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी यानी बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। हमें दिखाना है कि यह निगेटिव होगा, तो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। और सिंप्लीफाई करो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, फिर क्या होगा माइनस ऑफ, ऐसा करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ ठीक ही है, माइनस 2bc माइनस, अच्छा ऐसे लिख दो, स्क्वायर वाला एक साथ लिख दो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 2bc और यहाँ माइनस बी सी माइनस 3bc। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ, एक बार और चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी सी ए सी ए बी, ए बी सी ए ऐड किए, बी सी ए बी। ठीक है, वहां कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 1 1 बी सी ए बी। अब क्या किए कि R2 में R1 सब्ट्रैक्ट किए, तो R1 तो एज इट इज रहेगा, C1 एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कॉलम 2 में सुधार लेना, कॉलम 2 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, R1 में लिख दिए थे, ए बी सी C1 एज इट इज होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 यहाँ पे, हाँ पकड़ाया ना, बोल रहे थे कहीं गड़बड़ हुआ है, C माइनस बी और ए माइनस सी, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब ठीक है, अब आ जाएगा। अब इसके लिए हम एक्सपेंड किए वाला और ये वाला डिलीट होगा, तो यहाँ बी माइनस सी नहीं बल्कि सी माइनस बी होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गया, सुधारो। कितना होगा सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, सी माइनस बी माइनस इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ पे क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब मल्टीप्लाई करो दोनों जगह, क्या होगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, बी सी फिर बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब प्लस बी सी, ठीक ही लग रहा है, सही, प्लस बी सी और यहाँ पे प्लस बी सी, क्योंकि माइनस बाहर है कैंसिल होगा, ए स्क्वायर यहाँ बी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक साथ, फिर प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, कि कितना होगा अभी भी पता नहीं चल रहा है कि यह निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ऐसा करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे डिवाइड भी कर लिए, क्योंकि यहाँ भी समझ में आएगा। 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 मल्टीप्लाई किए और माइनस भी चलो कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, देखो क्या हुआ,
इसमें से माइनस को ले कॉमन लिए तो जो माइनस था वो प्लस बना लेगा, जो प्लस था वो माइनस बना लेगा, पहला बात। दूसरा कि इसमें क्या किए कि 2 मल्टीप्लाई भी कर दिए। 2 मल्टीप्लाई क्यों किए तो अभी समझ में आएगा क्यों किए हैं मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई भी किए तो बैलेंस करने के लिए 2 डिवाइड कर दिए। अब यहां से देखो माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी, यहां से एक ए स्क्वायर, यहां से एक बी स्क्वायर और यहां वाला 2ab एक साथ कर लिए। ठीक है, एक ए स्क्वायर यहां से, एक बी स्क्वायर यहां से और यहां वाला 2ab एक साथ। फिर यहां से जो एक बी स्क्वायर अभी बचा हुआ है और यहां से एक सी स्क्वायर एक साथ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac एक साथ। फिर प्लस, फिर क्या किए कि यहाँ एक ए स्क्वायर और यहाँ एक सी स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है और ये वाला बचा हुआ है कौन, 2ac एक साथ कर लिए। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एक साथ किए। ठीक है, क्या किए फिर समझो, एक ए स्क्वायर यहाँ का, एक बी स्क्वायर यहाँ का और यहाँ वाला 2ab एक साथ किए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। फिर यहाँ का एक बी स्क्वायर, अभी भी एक बी स्क्वायर बचा हुआ है तो यहाँ का एक बी स्क्वायर, यहाँ से एक सी स्क्वायर और यहाँ वाला 2ac एक साथ कर लिए। फिर एक सी स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, एक ए स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है और फिर यहाँ पे एक ए स्क्वायर यहाँ, 2ac यहाँ पे 2bc कर दो, यहाँ ac ने 2bc कर दो, वहाँ 2ac। ठीक है, फिर समझो एक बार, थोड़ा और स्पष्ट हो गया। एक ए स्क्वायर यहाँ का, एक बी स्क्वायर यहाँ का माइनस 2bc एक साथ। फिर एक बी स्क्वायर यहाँ का, एक सी स्क्वायर यहाँ का और यहाँ का माइनस 2bc एक साथ कर लिए। फिर एक ए स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, एक सी स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, फिर यहाँ 2ac भी बचा हुआ है, उसको एक साथ कर लिए। ऐसे करने से होगा क्या कि यह बना लेगा a माइनस बी का स्क्वायर, यह b माइनस सी का स्क्वायर और ये बना लेगा c माइनस ए का स्क्वायर। तो चलो यहाँ देख लेते हैं इसके बाद। तो क्या बना लेगा, माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी बना लेगा। ये वाला कितना, पहला वाला बना लेगा a माइनस बी का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा c माइनस ए का स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, मतलब a b c पॉजिटिव है और आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लोग को मालूम है कि ये वाला तो स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर, फिर b माइनस सी का स्क्वायर, फिर c माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर है तो तीनों का तीनों क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो अब यहां से अगर तुम देखो, चलो कलर चेंज करते हैं, तो ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव और ए बी सी जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। तो देख लो सारा का सारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इन सारे पॉजिटिव नंबर में -1/2 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इस निगेटिव में बाकी सब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या होगा, निगेटिव, यानी कि निगेटिव आ गया। हेंस प्रूफ, यहां से प्रूफ हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव होगा। प्रूफ करो जहां पे ए बी सी अनइक्वल है और ए बी सी पॉजिटिव है, तो हमें प्रूफ करना था। तो यहां से क्या किया कि पहले डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके यहां पे आए, तो सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास कुछ इतना आया। अब देखें कि ए बी सी मान लो अगर पॉजिटिव है और तो ये वाला तो पॉजिटिव मिला, लेकिन अभी यहाँ पे इस लाइन पे यानी इस स्टेप पे हम नहीं बता सकते कि ये वाला क्या होगा। तो उसके लिए क्या किए कि थोड़ा और सिंप्लीफाई किए, पहले माइनस कॉमन लिए, 2 मल्टीप्लाई किए। ऐसे करने से क्या हो गया कि बना लिया a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। तो अब यहां बता सकते हैं कि यह भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों का सम पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव और ये वाला क्या हो गया, निगेटिव। तो निगेटिव इंटू सारा पॉजिटिव क्या बना लेगा, फाइनल निगेटिव, जो हमारा आंसर होगा। यही प्रूफ करना था। छापिए।